The girl had no injuries on her person. Her hymen revealed old ruptures and the vagina admitted 2 fingers easily. इन 3 लाइन्स से शुरू की गई रिपोर्ट लिखी गई थी 27 मार्च 1972 ठीक 8 बजे। इससे ठीक 24 घंटे पहले गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज गांव के पुलिस थाने के बाहर जमी भीड़ उसी पुलिस थाने को जलाकर राख कर देने की धमकी दे रही थी और उसी भीड़ के साथ खड़ी थी उसी गांव में रहने वाली 14 से 16 साल की मथुरा, जिसकी आंखों में डर की नदियां बह रही थी और उसकी साड़ी का फटा हुआ पल्लू जमीन को छू रहा था। कुछ मिनटों पहले मथुरा उसी पुलिस स्टेशन के अंदर थी जहां 2 पुलिस ऑफिसर्स ने उसका बलात्कार किया, लेकिन कोर्ट ने इस घटना को एक बलात्कार मानने से ही इनकार कर दिया क्योंकि डॉक्टर के किए गए 2 फिंगर टेस्ट के हिसाब से मथुरा was already used to having sex and they assumed that she must have agreed peacefully to have intercourse with the पुलिस ऑफिसर्स। जब देश का कानून मथुरा पर हुए अत्याचार को अनदेखा कर रहा था, तभी देश की महिलाएं मथुरा को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना शुरू कर रही थी। 1972 में हुए इस रेप केस ने भारत और भारत के रेप लॉज को कम्प्लीटली बदल दिया। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे और जानेंगे कि कैसे मथुरा का केस और 2 और केसेस ने इंडिया में रेप लॉज को कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया। These are the stories of women whose rapes changed the country. भारत में किसी भी महिला का सिर्फ एक बार बलात्कार नहीं होता। पहले उसके अत्याचारी, उसके बाद कानून, कानून के बाद कोर्ट और कोर्ट के बाद समाज भी उस महिला का बलात्कार करता है। ये बात मैं नहीं लेकिन सीमा सखारे जी ने कही है, जिन्होंने आज तक 200 से ज्यादा रेप विक्टिम्स को सोसाइटी में फिर से जगह दिलाने के लिए मदद की है। देसाईगंज की मथुरा को भी जस्टिस दिलाने के लिए सीमा सखारे ने आवाज उठाई थी, लेकिन मथुरा के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पहली बार इस देश की महिलाएं इकट्ठी हुई थी और उनको ताकत मिली थी कि वो अपने मान सम्मान के लिए लड़ सकें। मथुरा ने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था। वो अपने भाई गामा के साथ मेड का काम करके पैसे कमाती थी। उसी वक्त वो एक नुशी नाम की औरत के घर भी सफाई का काम करती थी, जहाँ पे उसकी मुलाकात हुई अशोक नाम के एक लड़के से। अशोक was Nushi's nephew whom Mathura met and soon fell in love with and developed an intimate relationship with. वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और क्योंकि वो ट्राइबल कम्युनिटी के थे, ट्राइबल कम्युनिटीज में एक कस्टमरी प्रैक्टिस होती है जिसमें couples can stay together before the marriage also so that they can manage enough money to finally get married. मथुरा के गांव में भी सबको उसके रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन गामा यानी कि उसके भाई को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसने देसाईगंज पुलिस थाने जाकर अशोक और उसके परिवार के अगेंस्ट कंप्लेन दर्ज की और उन्हें ये बताया कि अशोक और उसका परिवार मथुरा को किडनैप करके रख रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि अशोक का परिवार मथुरा को एकदम अपनी डॉटर इन लॉ की तरह रख रहा था। पुलिस ने मथुरा और उसके परिवार को पुलिस स्टेशन बुलाया ताकि वो इस कंप्लेन के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दे सके। पहले उन्होंने वो स्टेटमेंट दी बाबूराव नाम के एक पुलिस ऑफिसर को। बाबूराव के जाने के बाद सबको बोला गया कि वो चले जाएं, लेकिन 2 कांस्टेबल तुकाराम और गणपत ने मथुरा को रुक जाने के लिए बोला। 10:30 बज रहे थे रात के। मथुरा का परिवार बाहर था और मथुरा अकेली पुलिस स्टेशन में। उन दोनों कांस्टेबल्स ने थाने के दरवाजे बंद करके लाइट्स भी ऑफ कर दी और फिर गणपत ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। शी वॉज ड्रैग्ड, बीटन एंड रेप्ड बाय गणपत। तुकाराम नशे में था, इसलिए वो नहीं कर पाया जो गणपत ने मथुरा के साथ किया और मथुरा का परिवार बाहर खड़ा ये सोच रहा था कि मथुरा कहाँ रह गई और थाने की लाइट्स क्यों ऑफ हो गई। वो मथुरा को पुकार कर बुला रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कुछ देर बाद मथुरा फटी हुई साड़ी में बाहर भाग कर आई और उसने अपने परिवार और बाहर जमी भीड़ को सब कुछ बता दिया और वो भीड़ ने गुस्से में पुलिस स्टेशन को आग लगाकर राख कर देने की धमकी
देनी शुरू कर दी। यही सुनकर हेड कांस्टेबल ने मथुरा की कंप्लेन लिख ली। केस जब सेशंस कोर्ट में पहुंचा तब मथुरा के सारे क्लेम्स को झूठा घोषित कर दिया गया और टू फिंगर टेस्ट के रिपोर्ट की वजह से मथुरा को हैबिचुएटेड टू सेक्स डिक्लेयर करके ये बताया गया कि शी मस्ट हैव प्रोवोक्ड द पुलिस ऑफिसर्स टू हैव सेक्स विद हर। डिफेंस लॉयर ने ये कहा कि अगर उसके साथ बदसलूकी हो रही थी तो फिर उसने चीखा चिल्लाया क्यों नहीं। दिस वाज यूज्ड अगेंस्ट मथुरा एंड द अक्यूज्ड वर डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। 4 साल बाद 1976 में यही केस बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा और वहां जाकर गणपत और तुकाराम को 5 और 1 साल की सजा सुनाई गई। वहां पे ये डिक्लेयर किया गया कि मथुरा ने चीखा चिल्लाया इसीलिए नहीं क्योंकि वो डर गई थी एंड नॉट बिकॉज इट वाज कंसेंशुअल। और तीसरा आर्ग्यूमेंट था बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द टू फिंगर टेस्ट एंड जिससे उन्होंने ये प्रूव किया कि मथुरा वाज हैबिचुएटेड टू सेक्स। तीसरा आर्ग्यूमेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था क्योंकि ये टू फिंगर टेस्ट साइंटिफिकली भी रॉन्ग है और इससे ये भी पता चलता था कि प्री मैरिटल सेक्स के अराउंड इंडिया में कितना बड़ा टैबू था। ये टेस्ट साइंटिफिकली इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि हाइमेन कैन बी रप्चर्ड बाय मेनी अदर एक्टिविटीज एंड इट डज नॉट प्रूव द कंसेंट ऑफ द रेप विक्टिम। मथुरा के केस में इंडिया के सबसे बड़े कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि मथुरा was used to sexual encounters और उसकी वजह से उसी ने शायद इन पुलिस वालों को seduce किया होगा। She went ahead and cried in front of her family to prove herself to be virtuous in front of them. इस verdict ने सबके होश उड़ा दिए। It was unbelievable to the women of the country. लेकिन उपेंद्र बख्शी, रघुनाथ केलकर, लोतिका सरकार एंड वसुधा दगमवर को सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट हजम नहीं हो रहा था। They went ahead and wrote an open letter to the Supreme Court और उस लेटर में उन्होंने वही सवाल पूछे जो उस वक्त भारत की हर एक नारी के मन में पैदा हो रहे थे। क्या प्री मैरिटल सेक्स के अराउंड टैबू इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंडियन पुलिस को जवान लड़कियों का रेप करने का लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है? क्या इतना स्ट्रॉन्ग टैबू है कि लड़कियों को पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़े? मथुरा के केस की वजह से उसी लेटर को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट्स हो रहे थे। उस समय वो सारी महिलाएं सामने आ रही थी जो अपनी डिग्निटी के लिए लड़ना चाहती थी। मथुरा ने ये बात कही थी कि गणपत और तुकाराम ने उसके साथ बदसलूकी करने से पहले उसे बहुत धमकाया था। उसे ये डराया गया था कि उसकी पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया जाएगा अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगी तो उस लेटर में ऐसे ही सवाल पूछे गए थे, क्या एक 14 साल की लड़की जिसको इस तरह धमकाया और डराया जाए वो सरेंडर नहीं करेगी? ऐसे सवालों की वजह से मथुरा के क्लोज्ड केस को फिर से रीओपन किया गया और सरकार इंडिया में रेप लॉज को चेंज करने के लिए मजबूर हो गई। द रिफॉर्म्स ब्रॉट अबाउट बिकॉज ऑफ मथुरा's केस were as follows. The first one was कि अगर कोई महिला ये कहे कि उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सहमति नहीं दी है तो कोर्ट को ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि वो सच कह रही है। रेप केसेस के लिए इन कैमरा ट्रायल्स मैंडेटरी किए गए एंड बिफोर मथुरा रेप विक्टिम्स वर आइडेंटिफाइड बाय देयर रियल नेम्स बट विद दिस रिफॉर्म इट वाज बैंड टू यूज देयर रियल नेम। इस केस के बाद कस्टोडियल रेप नाम का टर्म भी एस्टैब्लिश किया गया इन विच वायलेंस हैज बीन डन अगेंस्ट a victim who is kept in custody with a person who holds more power than the victim themselves. Rape cases में हमेशा से victim पर ये responsibility थी कि वो proofs generate करें to prove that they have been wronged. लेकिन 1983 onwards से ये बिल्कुल change हो गया from the accuser to the accused. अब accused को proofs कलेक्ट करने पड़ते हैं और प्रूव करना पड़ता है कि वो गिल्टी नहीं है। इसके बाद एक और रिफॉर्म आया जिसमें विमेन को सनसेट के बाद और सनराइज से पहले पुलिस स्टेशन ना बुलाया जाए, कीपिंग इन माइंड देयर सेफ्टी। मथुरा के साथ अत्याचार किया गया था पुलिस स्टेशन के बंद दरवाजों के पीछे। इसी के 41 इयर्स बाद दिल्ली में 23 साल की निर्भया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बस दरवाजे
बस के बंद थे जहां 5 हैवान उसको अब्यूज कर रहे थे। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया और उसका एक दोस्त सिलेट सिटी वॉक मॉल से एक मूवी देखकर निकल रहे थे। उन्होंने मुनिरका बस स्टैंड से एक ऑफ ड्यूटी चार्टर बस पकड़ ली जिसमें 5 पैसेंजर्स ऑलरेडी मौजूद थे। पहले बस का दरवाजा खुला था, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने गलत मोड़ लिया, उसमें से एक पैसेंजर उठ के उसने बस का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने पर निर्भया के दोस्त ने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन ही वॉज बीटन बाय अ रॉड अंटिल ही वॉज अनकॉन्शियस। फिर निर्भया को बस के पीछे वाली सीट पे ले जाया गया और उसको बहुत टॉर्चर किया गया। उस दिन निर्भया के साथ जो भी हुआ वो पूरा देश जानता है। निर्भया की चीखें उस बस में गूंज रही थी और वो बस पूरी रात दिल्ली की सड़कों पर घूम रही थी। Once they were satisfied torturing her, Nirbhaya and her friend were thrown out on the streets to die alongside the road. उनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स वर शॉक्ड। They informed the police that Nirbhaya's intestines were pulled out and only 5% of her intestines were left inside her body. 29th December 2012 को निर्भया के जिंदा रहने की लड़ाई खत्म हो गई as she succumbed to the injuries that were caused by her 6 culprits. विनय शर्मा, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, अक्षय सिंह, राम सिंह and the 6th a juvenile. इन सब पर रेप और मर्डर के चार्जेस लगाए गए। The juvenile was sent to jail for 3 years और बाकी 5 कल्प्रिट्स में से एक ने जेल में ही अपनी जान ले ली। The rest of the 4 were sentenced to death. निर्भया ये उस 23 साल की विक्टिम का असली नाम नहीं था, लेकिन एक मेड अप नेम था जिसका मतलब है फियरलेस, क्योंकि मथुरा के केस के बाद आए रिफॉर्म की वजह से रेप विक्टिम्स की ओरिजिनल आइडेंटिटी लीक करना अलाउड नहीं था। इस केस ने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए रेप लॉज ऑफ इंडिया में। कैसे, ये जानते हैं। इवन द थ्रेट ऑफ रेपिंग समबडी एंड मैरिटल रेप्स आर नाउ कंसिडर्ड अ क्राइम एंड आर पनिशेबल अंडर द एंटी रेप एक्ट ऑफ 2013। रेप केसेस के बढ़ते हुए नंबर को कंसिडर करते हुए पकड़े जाने पर मिनिमम सेंटेंस को बढ़ाया गया फ्रॉम 7 years to 10 years। और अगर इंसिडेंट की वजह से विक्टिम की डेथ हो जाए या वो वेजिटेटिव स्टेट में चले जाए, यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसमें दे आर नॉट एबल टू मूव, टॉक और इवन थिंक, देन द मिनिमम सेंटेंस फॉर द कल्प्रिट विल बी ऑफ 20 years। निर्भया के केस में एक कल्प्रिट माइनर था, जिसकी वजह से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर 2015 में जुवेनाइल ट्रायल्स की एज 18 से 16 कर दी गई। अगर कोई रेप की कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और उनकी कंप्लेन दर्ज नहीं की जाती है या फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन को अबॉर्ट कर दिया जाता है, तो वो भी एक क्राइम समझा जाएगा एंड इट विल बी पनिशेबल एज प्रिस्क्राइब्ड। स्पेसिफिकली रेप केसेस के लिए 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सेटअप किए गए ताकि रेप विक्टिम्स को जल्द से जल्द एड प्रोवाइड की जा सके। रेप केसेस में विक्टिम के कैरेक्टर के बेसिस पर जजमेंट देना इररिलेवेंट माना जाने लगा एंड इट वाज मेड श्योर दैट इट डजंट अफेक्ट द जजमेंट गेटिंग द पनिशमेंट फॉर द क्राइम। निर्भया केस की वजह से रेप की डेफिनेशन तो वाइडन हुई ही, लेकिन उसके साथ साथ इंडियन पीनल कोड में भी कई चेंजेस लाए गए। दिल्ली में मोर फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को भर्ती किया गया एंड सारी पुलिस फोर्स को जेंडर सेंसिटाइजेशन के कोर्सेज प्रोवाइड किए गए ताकि वो विमेन के राइट्स और उनके सेफ्टी को और अच्छे से समझ पाए। निर्भया जब अपनी जान से लड़ते हुए एक स्टेटमेंट दे रही थी, उन्होंने उसमें ये कहा था कि ऐसा किसी और लड़की के साथ ना हो, इसीलिए उन सारे कल्प्रिट्स को या तो फांसी दे दी जानी चाहिए या जिंदा जला देना चाहिए। और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई 20 मार्च 2020 को, जब उन बचे 4 कल्प्रिट्स को फांसी दी गई तिहाड़ जेल में। 2021 में निर्भया और मथुरा जैसे 86 केसेस पर डे रिपोर्ट किए गए हैं हमारी कंट्री में, और उसके साथ साथ 46 केसेस पर आवर हैव बीन रजिस्टर्ड फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। निर्भया केस के बाद देश में कई ऐसे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली में उबर ड्राइवर ने अपने पैसेंजर को मोलेस्ट किया, बैंगलोर में 6 साल की बच्ची को मोलेस्ट किया गया, हैदराबाद रेप केस, हाथरस गैंग रेप और ऐसे कई केसेस जो पुलिस कंप्लेन रजिस्टर तक पहुंचते भी नहीं। रेप लॉज में रिफॉर्म आने के बाद भी इन केसेस के नंबर आसमान छू रहे हैं। Who do you think is at fault? Why does this keep happening? And to begin with, why do these rapists give up being human and do such atrocities on others? Let me know what you think in the comment section below and share करें ये वीडियो दूसरों के साथ और बिग ब्रेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Until next time.